अंग्रेजी शासनकाल के आर्थिक प्रभाव के क्रम में हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि और कृषकों की दुर्गति के लिए केवल औपनिवेशिक सरकार ने कृषि नीति ही नहीं बल्कि औद्योगिक नीति को भी इस प्रकार से रेगुलेट किया था कि वो कृषि का एक व्यवसायीकरण करने में सफल हो पाई। 1813 के बाद हम देखते हैं कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। यानी अब से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी खुली छूट दी गई थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि अब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना था जिसकी इंग्लैंड की मिलों को तथा ब्रिटिश वासियों को आवश्यकता थी। अब उत्पादन और उत्पादकों का एक नए उद्देश्य से, यानी जो बिक्री का उद्देश्य था, वो निर्धारण हो गया था और अंग्रेजी सरकार अब भारतीय कृषकों को अधिक भूमि पर उसी चीज़ की कृषि करने के लिए बाध्य कर रही थी, उसी के उपज करने के लिए बाध्य कर रही थी, जिससे कि सरकार को लाभ मिल रहा था। यानी अधिक से अधिक उपज उस नकद फसल की होनी चाहिए थी जो समय समय पर बढ़े हुए भू राजस्व से उन्हें प्राप्त हो रहा था, यानी उसको वो मीट आउट कर पा रहे थे। किसान की जो फसलें थी उसको उगाने के लिए किसान तो मजबूर था ही। कृषि क्षेत्र में जो नए परिवर्तन आए ये कृषि के वाणिज्यीकरण के नाम से जाने गए। इन परिवर्तनों की श्रेणी में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन होने से उसकी खपत के लिए भारतीय उद्योग और प्रतिद्वंदी व्यापारियों को हटाना आवश्यक हो गया था और इसलिए इस प्रकार की नीतियां भारत में अपनाई जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत को ब्रिटेन की कारखानों के उत्पादन माल की एक मंडी और कच्चे माल के उत्पादन करने वाला एक देश बनाए रखने के लिए यहाँ के स्वावलंबी आर्थिक तंत्र को नष्ट करना आवश्यक हो गया था। खेती से जो पैदावार हो रही थी उसे कच्चे माल के रूप में अंग्रेज ऊंची कीमतों पे खरीदते थे और कई दस्तकार खानदानी कारीगरी छोड़ के खेती के लिए बाध्य हो गए थे। दस्तकारी उद्योग धंधों के ह्रास से कृषि में वाणिज्यीकरण का मार्ग जो था वो सुलभ हो गया था। भू राजस्व की अदायगी के लिए किसान साहूकारों से ऋण लिया करते थे और इसको मतलब वापस करने के लिए कृषकों को अधिक भाव में अपनी फसल जो थी वो उसका पैदावार करना था। तो व्यावसायिक यानी जिस फसल से उनको बहुत ज़्यादा धन मिलने वाला था उसी की पैदावार उसे करनी थी ताकि वो अपना ऋण चुका सके। तो ऐसे में कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था। लगान की अधिकता, महंगाई, अकाल आदि स्थितियों से निपटने के लिए किसान साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो गए थे और फिर जो फसल लगाते थे तो उस वांछित धन प्राप्ति हेतु उन्हें पूंजीपति और उद्योगपतियों ने वही फसल लगाने के लिए उन्हें कर्ज देना शुरू किया जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभ देने वाली थी और इस तरीके से कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप कितना भी अच्छी फसल लगा ले, ग्राम समूह में भूमि की उपयुक्तता के आधार पर कुछ विशेष व्यावसायिक फसलें जो थी ना, जैसे गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, नील हो गई, अफीम हो गई, कपास, पटसन, गेहूँ, ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जो कि नगद फसलों के रूप से जानी जाती थी, यानी जिन्हें तुरंत खरीद कर लिया जाता था और उसके बदले में नगद प्राप्त होता था। और जब नगद प्राप्त होता था तो कृषक को जिस साहूकार ने कर्ज दिया हुआ है वो कर्ज वापस ले लेता था, यानी पैसा धन ले लेता था। अल्टीमेटली किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और फिर वापस से वो गरीब किसान वही फसल उगाने के लिए बाध्य किया जा रहा था जो फसल उसे नगद धन दे रही हो और जिस फसल से अंग्रेजी सरकार को लाभ हो रहा हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कृषि जो थी वो एक व्यवसाय का रूप बन गई थी। अब भारतीय किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों से प्रतियोगिता करनी पड़ी थी
और किसान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण अपने उत्पादकों की बिक्री के लिए बिचौलियों के ऊपर निर्भर हो गए थे, जो अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं देते थे। तो इन सारी स्थितियों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश नीतियां जो थी वो वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ा रही थी, और क्योंकि भू राजस्व का भुगतान तथा साहूकारों की ऋण की अदायगी अधिक पैदावार देने वाली तथा विक्रय करने पर अधिक लाभ देने वाली फसलों से ही संभव हो सकती थी, तो वही फसलें उगाई जा रही थी और उन्हीं फसलों का एक तरीके से बार बार प्रयोग किया जा रहा था। तो ऐसे हम देखते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। 1895 के मुकाबले अगर 1913 से 14 के बीच में हम देखें तो औद्योगिक फसल वाली बुवाई क्षेत्र जो थी वो बढ़ गई थी। जैसे नील हो गई, अफीम हो गई, ये ऐसी कुछ फसलें थी जो ज़्यादा उगाई जाने लगी थी। चाय हो गई, और नील और अफीम हम सब जानते हैं, नील की खेती एक ऐसी खेती थी जो कि ज़मीन की उर्वरक शक्ति को नुकसान पहुंचाती थी। परिणाम क्या निकला कि औद्योगिक फसलों में विश्व बाजार में उसके निर्यात में वृद्धि हुई और उसका फ़ायदा मिला अंग्रेज़ी सरकार को। जहाँ पहले गेहूं बोया जाता था वहाँ अब कपास, जूट, नील, अफीम, चाय इस तरीके की खेती की जाने लगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसान भी अब वो फसल बो रहा था जो उसको एक तरीके से नकद दे रही थी, लेकिन इस साइकिल में किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि किसान वो जो नकद फसलों की बुआई कर रहा था उसकी उससे जो धन उसे प्राप्त हो रहा था वो अपने कर्जे चुकाने में उसको दे रहा था। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो मूल फ़ायदा हुआ वो अंग्रेज़ों को ही हुआ था, ब्रिटिश सरकार को ही हुआ था। और भारत में भारतीय राज्य जो था वो गरीब होता चला गया।